आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह जो क्वेश्चन है वह मंथली एग्जामिनेशन जो सितंबर 2023 में हुआ है, स्कूल में यह जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का यह क्वेश्चन है। आज हम लोग इस क्वेश्चन के सभी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके अन्य वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि हम लोग क्लास 9th के एसएसटी और साइंस के सभी क्वेश्चन को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सबको कवर कर चुके हैं। आज से हम लोग एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं सब पूछा जाएगा, सभी के चर्चा करेंगे। उस श्रृंखला में आज का हमारा पहला वीडियो है जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? फ्रांस में दास प्रथा के उन्मूलन नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन जो था, जिसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, ये फ्रांस के राजगद्दी पर सन 1804 में यह बैठता है। यानी कि नेपोलियन फ्रांस के राजा सन 1804 में बना था और यह 1815 तक फ्रांस के राजा बना रहा। बात करते हैं लुई 14वां के, तो याद रखेंगे ये जो लुई 14वां है इनके द्वारा कथन था कि मैं ही राज्य हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं ही राज्य हूँ, यह किनका कथन है? मैं ही राज्य हूँ, यह नेपोलियन 14 के यानी नेपोलियन 14वां के कथन है। जबकि मेरी इच्छा ही कानून है लुई 16वां की कथन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेरी इच्छा ही कानून है, मेरी इच्छा ही कानून है, यह किनका कथन है? यह लुई 16वां का कथन है। इसके अलावा याद रखेंगे ये जो लुई 16वां है ये सन 1774 ईस्वी में फ्रांस के राजा बना था और फ्रांस की जो महान क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुआ था वह लुई 16वां के शासनकाल में भी हुआ था। नेक्स्ट है, सन 1765 ईस्वी का स्टाम्प एक्ट किस देश ने लागू किया? तो स्टाम्प एक्ट जो सन 1765 ईस्वी में लागू हुआ था यह ब्रिटेन देश लागू किया था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्रीनविले के द्वारा लागू किया गया था। तो याद रखेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्रीनविले के द्वारा स्टाम्प एक्ट को लागू किया गया था। यह अमेरिका में लागू किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। याद रखेंगे ये जो पेरिस की संधि है यह पेरिस की संधि सन 1783 ईस्वी में किया गया था। सन 1783 में पेरिस की संधि हुआ और इसी संधि के द्वारा अमेरिका आज़ाद हुआ था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम 1776 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1783 ईस्वी में इसे पूर्ण रूप से आज़ादी मिली थी। वर्साय की संधि भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे। वर्साय की संधि सन 1919 ईस्वी में हुआ था और यह जर्मनी देश के साथ किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है वर्साय की संधि। वर्साय की संधि 1919 में जर्मनी देश के साथ हुआ था, मित्र राष्ट्रों ने किया था। नेक्स्ट है, सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हालांकि आपको हिंदी से नहीं पूछेगा, इंग्लिश से पूछेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, याद रखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यह पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। तो यह रूसो के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रूसो के द्वारा लिखा गया है। रूसो से आप एक और बात याद रखेंगे, रूसो का एक कथन बड़ा फेमस है जिससे क्वेश्चन पूछता है। इनका कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन ये चारों तरफ से बैरियर से बंधा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और रूसो का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है यानी स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन ये चारों तरफ से बैरियर से जकड़ा हुआ है। यह कथन रूसो का है। वॉल्टेयर की बात करें तो याद रखेंगे इनका कथन है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, ये वॉल्टेयर ने कहा है। मॉन्टेस्क्यू से याद रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। शक्ति के पृथक्करण बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? यानी देश के जो पावर है वो एक आदमी के हाथ में ना होकर के अनेक आदमियों में बांट दिया जाए, यानी कि शक्ति को बंटवारा कर दिया जाए। यह जो विचारधारा है
ये मॉन्टेस्क्यू का है। और इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है विधि की आत्मा, विधि की आत्मा, विधि की आत्मा को इंग्लिश में बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी कि विधि की आत्मा किनके द्वारा लिखा गया है, तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है और एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब लिखे थे। द वेल्थ ऑफ नेशन किताब एडम स्मिथ को द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है टीथे क्या है। जो टीथे है यह एक प्रकार के धार्मिक कर था। टीथे एक प्रकार के धार्मिक कर था। इसके अलावा एक कर और याद रखेंगे जिसका नाम है टाइल। ये जो टाइल है यह एक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर था जो फ्रांस में लगाया जाता था। टाइल भी कर था, यह अप्रत्यक्ष कर था, और टीथे जो था यह एक प्रकार के धार्मिक कर था जो फ्रांस में लगाया जाता था। नेक्स्ट है निम्न में से किसे नई दुनिया के नाम से जानते हैं। तो नई दुनिया के नाम से अमेरिका को जाना जाता है। बात है सन 1492 ईस्वी को एक व्यक्ति था जिसका नाम है कोलंबस। ये कोलंबस नई दुनिया की खोज किया, उसी नई दुनिया को अमेरिका कहा गया। नेक्स्ट है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को बास्तिल का पतन हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है ये। बास्तिल का पतन हुआ था सन 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी में, और इसी तारीख को फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस बार जो स्वतंत्रता दिवस का समारोह था उसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लोग क्या किए थे, आमंत्रित किए थे। तो 14 जुलाई को फ्रांस के स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया 15 अगस्त के। नेक्स्ट है अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है। तो न्यूजीलैंड सन 1893 ईस्वी बहुत पहले ही अपने सभी नागरिकों को मताधिकार दे दिया था। भारत में मताधिकार की बात करें तो 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी लोगों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस अंग को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की संसद के नाम से जाना जाता है। तो यह महासभा को याद रखेंगे। महासभा जिसे जनरल असेंबली कहा जाता है, इसे संसद के यानी कि यूएनओ के संसद के नाम से जाना जाता है। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। तो देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा आंसर हो सकता है। जब संविधान सभा बना तो 1946 में, याद रखेंगे संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, तब उस समय 389 लोग थे। ध्यान से सुनेंगे, जब संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में तब उसके सदस्यों की संख्या 389 था। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गया। मुस्लिम लीग के सदस्य जब अलग हो गया तब सदस्यों की संख्या घट करके 299 हो गया था। तो शुरुआत में तो था 389, लेकिन बाद में होगा 299। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 299, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गया और वे लोग मुस्लिम लीग जो सदस्य था वो लोग पाकिस्तान के संविधान बनाने में लग गए, यानी कि अलग देश के संविधान बनाने में लग गए। नेक्स्ट है पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन है। तो ये पहला राज्य बिहार है। देखिए पंचायती राज जो संस्था है, याद रखेंगे जो पंचायती राज संस्था है उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। लेकिन बिहार पहला ऐसा राज्य बना जो 50% आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया। तो बिहार हो गया पहला राज्य जो 50% आरक्षण दिया था। नेक्स्ट है निम्न में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार भी है, समानता के है, लेकिन संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। ध्यान से सुनेंगे, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो ये वर्तमान में अभी कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है।
भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में संघीय शासन प्रणाली पाई जाती है, यानी भारत में संघ सरकार भी है, यानी केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। संघीय शासन प्रणाली है और ये हम लोग कनाडा देश से अपनाते हैं, कनाडा देश से। देखिए, तानाशाही की बात करें तो अफ्रीका के बहुत देश में तानाशाही है, एक ही आदमी के मनमानी जहाँ चलता है उसे तानाशाही बोलते हैं। उत्तरी कोरिया में भी आप लोग तानाशाही बोल सकते हैं। ब्रिटेन में राजतंत्र है। भूटान देश में भी देखेंगे तो वहाँ पर राजतंत्र है, यानी कि राजा के शासन है, हालांकि वहाँ पर प्रधानमंत्री मेन रूप से रहते हैं। और सऊदी अरब वगैरह में देखेंगे तो वहाँ भी राजतंत्र यानी कि राजा के शासन प्रणाली है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यह 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। पहले मताधिकार की आयु वर्ष हुआ करता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन जो 1989 में पारित हुआ था, ये भी तिथि याद रखेंगे, 1989 में पारित हुआ था। इसके द्वारा 21 वर्ष से घटा करके उम्र 18 वर्ष कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो सन 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण के गंगा के नाम से जानते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण के गंगा के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो देशांतर प्रभावित नहीं करता है, जबकि अक्षांश, ऊंचाई, पवन की दिशा, ये सभी जलवायु को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, देशांतर। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये जो रेखा खींची गई है ये अक्षांश रेखा, और ये जो रेखा खींची गई है ऐसे, ये सभी को देशांतर रेखा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे धरती है ये 0 डिग्री है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे गर्मी घटेगा, फिर नीचे आएंगे 0 डिग्री से तो गर्मी क्या होगा? घटेगा। तो अक्षांश से देखिए प्रभावित हो रहा है। फिर बात करें तो ये हो गया, देखिए ये हो गया हमारा 0 डिग्री, लेकिन यहीं पर अगर कोई ऊंचा पहाड़ होगा तो वहाँ पर गर्मी न होकर के ठंडा हो जाएगा, तो ऊंचाई पर भी प्रभावित होता है। दूसरी बात, पवन की दिशा, पवन की दिशा भी घूमते रहता है अलग अलग दिशाओं में, उसके वजह से भी जलवायु प्रभावित होती है। यानी कहीं पर ठंडी हवा जा रही है, ठंडी हवा किसी इलाके में जा रही है, तो ठंडी हवा बाद में वहाँ पर वर्षा के कारण बनती है, और कहीं ना कहीं वर्षा के लगातार होने से मानसून प्रभावित होती है। तो ये आप लोग डिटेल से मेन जो वीडियो है जलवायु में वहाँ पर देख सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा क्लास 9th के ज्योग्राफी, उसी 9th क्लास के ज्योग्राफी में जा करके आप डिटेल से इस चैप्टर को देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा देशांतर। देशांतर कौन रेखा होगा? ये धरती है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री यानी कि धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर देखिए नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची गई है उसी रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। रेगुर मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी को ही महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, खादर मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जबकि बांगर मिट्टी बहुत ही कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है, टेहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? टेहरी परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी ध्यान होना चाहिए कि भागीरथी और अलकनंदा नदी, भागीरथी और अलकनंदा नदी जब आपस में मिल जाती है तब उनके द्वारा गंगा नदी का निर्माण होता है। यानी कि गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश दक्षेश यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार। बात करें सार्क के, तो सार्क के फुल फॉर्म याद रखेंगे आप लोग, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कॉरपोरेशन। फिर से सुनेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको दक्षिण एशियाई देशों के समूह, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये जो बना था सार्क यानी कि दक्षेश, यह 1985 में बना था। इसका मुख्यालय याद रखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू है। इसमें टोटल 8 सदस्य, 8 सदस्य में पहला है भारत, फिर इसमें श्रीलंका, फिर है भूटान, फिर उसके बाद पाकिस्तान है, पाक,
अफ़गानिस्तान फिर बाद में जुटा, अफ़गानिस्तान भी है। फिर आपको मिलेगा नेपाल, एक मिलेगा मालदीव और एक मिलेगा आपको बांग्लादेश। तो 8 देश हो जाएगा। फिर से सुनेंगे, एक हो गया भारत, श्रीलंका 2 हो गया, भूटान 3 हो गया, पाकिस्तान 4 हो गया, अफ़गानिस्तान 5 हो गया, इसमें नेपाल 6 हो जाएगा, बांग्लादेश 7 हो जाएगा और मालदीव 8 हो जाएगा। तो 8 देश है, 8 का नाम ध्यान रखेंगे, म्यांमार नहीं है। अगला है लोनार झील निम्न में से किसका उदाहरण है? तो लोनार झील क्रिएटर झील के उदाहरण है। याद रखेंगे, जो ज्वालामुखी होता है उस ज्वालामुखी से बने गए मुंह को हम लोग बोलते क्रिएटर। क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, क्रिएटर किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी के मुंह को क्रिएटर कहा जाता है। जैसे मान लें कि धरती है, यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये जो मुंह बन गया, उसी ज्वालामुखी से बने गए मुंह को बोलते हैं क्रिएटर। और यही मुंह जब बड़ा हो जाता है, तो क्रिएटर जब बड़ा हो जाता है तो उसे बोलते हैं कल्डेरा। तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो क्रिएटर झील के उदाहरण है। इसके अलावा याद रखें, गोकोड झील से क्वेश्चन पूछता है तो बिहार के जो कांवड़ झील है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार के जो कांवड़ झील है यह गोकुर झील के उदाहरण है, यानी कि गाय के खूर जैसा यह दिखाई देता है। नेक्स्ट है कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है और ये बिहार में आकर के गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन पूछता है बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार के शोक कोसी नदी को ही कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी हमेशा अपने मार्ग को बदल लेती है, इसी वजह से इसे बिहार के शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला है बालू मक्खी द्वारा फैलने वाली बीमारी क्या है? तो बालू मक्खी के द्वारा कालाजार रोग फैलता है। कालाजार मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसनेट गैस का रिसाव हुआ था और यह हुआ था सन 1984 ईस्वी में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भारत द्वारा जमीन के अंदर प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था राजस्थान के पोखरण में। पहला परमाणु विस्फोट किया गया था 1974 में, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, राजस्थान के पोखरण में। याद रखें कब किया गया था? 1974 में किया गया था। तारापुर कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो बेरोजगारी जो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कृषि क्षेत्र में पाए जाने वाली जो बेरोजगारी है वो छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, दोनों बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। 26 में है मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो मनरेगा के द्वारा 100 दिनों के रोजगार देने की गारंटी दिया जाता है सरकार के द्वारा। याद रखेंगे पहले सरकार के द्वारा एक संस्था बना था जिसका नाम था नरेगा। याद रखेंगे नरेगा, यह नरेगा है। नरेगा के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर से सुनेंगे नरेगा के बारे में। नरेगा के फुल फॉर्म हो गया, आप लोग लिख लेंगे सुन करके, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और यह बना था नरेगा 2006 में बना था। याद रखेंगे बाद में इसी नरेगा के आगे महात्मा गांधी का नाम लग गया एम, और जैसे ही महात्मा गांधी का नाम लगा एम, नरेगा बन गया मनरेगा। यह मनरेगा नाम हुआ 2009 में। नरेगा बना 2006 में और मनरेगा बना 2009 में। और इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल लोगों को 100 दिन के रोजगार उपलब्ध कराने की मुहैया दी जाती है। तो याद रखेंगे 100 दिन का रोजगार मिलता है इससे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? निष्क्रिय की बात हो रहा है तो श्रमिक, उद्यमी, पूंजी ये सभी सक्रिय साधन है, जबकि प्रशासन निष्क्रिय साधन है। अगला है निम्न में से रबी फसल कौन है? तो रबी फसल की बात करें तो गेहूँ रबी फसल है।
जबकि चावल, जूट, कपास ये सभी खरीफ फसल है। कपास को हम लोग नगदी फसल भी बोल सकते हैं, लेकिन कपास, जूट और चावल ये सभी खरीफ फसल में आता है। जबकि गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला है, निम्न में से कौन सर्वाधिक गरीब राज्य है? तो सबसे गरीब राज्य की बात करें तो उड़ीसा है, यानी गरीबी के मामला में बिहार से भी नीचे कौन है? उड़ीसा है। आज के लास्ट क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी की स्थिति में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता कितनी होती है? तो यह 0 होती है। कितना होता है? 0 होता है। कैसे समझेंगे? जैसे मान लेते हैं कि 5 आदमी इस एक खेत में काम कर रहा है, 5 आदमी एक खेत में काम कर इस खेत में, और जब 5 आदमी के काम खत्म हो जाता है तो पता चलता है कि 5 आदमी जितना मेहनत किया उससे 100 किलो गेहूं के या चावल के कुछ भी पदार्थ के उत्पादन हुआ, यानी कि 5 आदमी मिल करके 100 किलो अनाज लगाया। अब हम मान लेते हैं कि इसमें से एक आदमी को निकाल दिए तो बचा 4 आदमी। ये 4 आदमी जब अगले बार खेती किया तो पता चला क्या कि 100 किलो ही दोबारा उत्पादन हुआ, न तो ज़्यादा बढ़ा न घटा, न बढ़ा न घटा, यानी कि 100 किलो के 100 किलो था। इसका मतलब है इस एक आदमी को निकाल दिए तो हमें कोई भी हानि नहीं हुआ, यानी इसका मतलब ये जो आदमी था इनका काम कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इसको काम में हम रखे हुए थे। तो याद रखिएगा कि इस स्थिति को हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि सभी आदमी काम कर रहा है, लेकिन उसमें से अगर 1-2 व्यक्ति को हटा भी देंगे तो काम पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से समझने एग्जाम्पल से, जैसे यह खेत है, इसमें हम लोग 4-5 लोग को रखे हुए हैं। यह खेत है, इसमें 5 लोग को काम पर, लेकिन काम है 3 ही आदमी के, लेकिन काम कर रहा कितना ही 5 आदमी। अगर इसमें से हम 2 आदमियों को निकाल भी देंगे तो जितना खेती हो रहा है उतना ही खेती होगा, कोई भी हानि नहीं होगा। अतः 2 आदमी जो ज़बरदस्ती काम में लगा हुआ है उसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, और यह छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इसका जो उपयोगिता होता है कुछ नहीं होता है, यह 0 उपयोगिता होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 0। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।